जी स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में बात की ग्राफ्स की, चार्ट्स की या विजुअलाइजेशन की। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे हमने डेटा की बजाय डेटा के कुछ ग्रुप्स को, डेटा के कुछ एग्रीगेट्स को हमने प्लॉट करना होता है। एग्रीगेट से मेरी मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा मौजूद है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की अलग-अलग इनकम्स मेरे पास मौजूद हैं। अब एक तरीका तो ये है कि उनकी, मेरे पास अगर डेटा में 50 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं और टोटल मिला के 75 डेटा पॉइंट्स बनते हैं, तो 75 डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर देना। दूसरा जो मेरे पास पॉसिबल एनालिसिस हो सकता है या पॉसिबल विजुअलाइजेशन हो सकती है कि 50 मेल का मीन कैलकुलेट किया जाए, 25 मेल्स का मीन कैलकुलेट किया जाए और फिर उस मीन को ग्राफ किया जाए। सिमिलरली मीन की बजाय हम उनका सम भी ले सकते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बजाय हम डेटा पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ डेवलप करें, हम उनके एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर ग्राफ कैसे डेवलप करें। ज़्यादातर ये जो ग्राफ हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस पे है वो बार प्लॉट की सूरत में हमारे सामने आते हैं। बार प्लॉट हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसी फंक्शन को, इसी ग्राफ को हम फर्दर यूज़ करेंगे एग्रीगेट्स में। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हम एग्रीगेट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस है और पेशतर इसके कि मैं आगे चलूँ, इस सेशन में मैं स्टार्ट में ही एक एक्सेल की फ़ाइल को यूज़ करना चाहूँगा। अभी तक हम यूज़ करते आए हैं आर की जो एग्जाम्पल फ़ाइल है, सैम्पल फाइल्स हैं उनको। इसमें मैं एक एक्सेल की फ़ाइल को यूज़ करना चाहूँगा। एक्सेल की फ़ाइल को यूज़ करने के लिए मुझे जो फंक्शन यूज़ करना है वो मुझे आर के बेसिक मॉड्यूल में नहीं मिलेगा और मुझे उसको पहले देखना है कि मैं इसको कैसे डाउनलोड करूँ। वो कौन सा फंक्शन होगा जिसको यूज़ करते हुए एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे गूगल से हम मदद लेंगे और गूगल के सर्च इंजन पे हमने आर हेल्प और एक्सेल फाइल हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप आर के हवाले से कोई सर्च करना चाहते हैं तो आर हेल्प का एक कीवर्ड है जो बहुत पॉपुलर है और आपको डायरेक्टली ये उस एड्रेस तक ले जाता है, उस फाइल तक ले जाता है या उस वेबसाइट तक ले जाता है जहाँ पे आपको मतलूबा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने उसी तरह आर हेल्प एक्सेल फाइल जो कि मैंने यूज़ करनी है यहाँ पे लिखी। तो आप देखें, ये जो मुझे वेरी फर्स्ट साइट जो नज़र आ रही है, स्टेप टू इंपोर्ट एन एक्सेल फाइल, और यही मुझे यहाँ पे चाहिए था। इसको मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक कमांड मिलती है, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। अब ये एक लाइब्रेरी का जो फंक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आर के बेसिक मॉड्यूल में शामिल नहीं है, तो मुझे पहले अलहदा से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे इसको डाउनलोड करेंगे? आर में जब हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आइकन में मेरे पास एक पैकेजेस के नाम का आइकन मौजूद है। इस पैकेजेस में मैं इंस्टॉल पैकेज को क्लिक करूँगा। जो ही मैंने इंस्टॉल पैकेजेस को क्लिक किया तो ये मेरे पास वेबसाइट्स की, उनके सर्वर्स की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी और ये वही लिस्ट है जो कि जब हमने आर को डाउनलोड किया था वहाँ पे हमने यूज़ की थी। अगर आप वहाँ पे एक मर्तबा सेट कर चुके हैं तो आपको ये जो सर्वर्स की लिस्ट है ये दोबारा नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे क्योंकि मैं एक डिफरेंट कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ये आर के सर्वर की लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है। जिस तरह वहाँ पे हमने ज़ीरो क्लाउड को सेट किया था, यहाँ पे भी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, ओके का बटन प्रेस किया। अब उस सर्वर में आर के जितनी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, जितने लोगों ने फंक्शंस बना बना के रखे हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, वो सब की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है और एक जगह पे मैंने पढ़ा था इन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की तादाद 2000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज मौजूद है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती रहती हैं। हो सकता है इस वक्त जो फंक्शन आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको, जब आप इसको यूज़ करें
तो आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन इससे ज़्यादा हों। हाँ, हमने इसमें से कौन सी लाइब्रेरी ढूंढनी है, वही जो वेबसाइट के ऊपर हमने देखा था और उसका नाम था रीड एक्सेल। तो हमने यहाँ से ब्राउज़ करना है और रीड एक्सेल के नाम का हमने वो फाइल ढूंढनी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं कि हम पहला वर्ड प्रेस करते हैं तो उसके नाम वाले सारे लिखे हुए सामने आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो काम नहीं करते। तो आपको अपनी आँखों के ऊपर जोर दे के वो ढूंढना पड़ेगा कि ये लाइब्रेरी कहाँ है, क्योंकि इनकी टोटल तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इसको ढूंढना भी एक काफ़ी मुश्किल काम है। बहरहाल रीड एक्सेल के नाम की हमने फ़ाइल ढूंढी, यहाँ पे ये हमें फ़ाइल मिल गई, रीड एक्सेल की फ़ाइल। इसको क्लिक किया, जो ही इसको क्लिक किया तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर ये कुछ फ़ाइल्स को डाउनलोड करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ छोटे छोटे लाइब्रेरीज़ जो कि इस रीड एक्सेल को काम करने में इस्तेमाल आती हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहा है। और वंस ये इसने डाउनलोड कर लिया, ये आपके सामने इंस्टॉल फॉर्म में सामने आ जाएगा, यानी आर प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम उस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करने के लिए रीड एक्सेल इसको आर की मेमोरी में लोड करेंगे। यही उस फाइल का नाम था, तो हमने रीड एक्सेल की फ़ाइल यूज़ की। और बाय द वे ये वही कमांड है जो यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट के ऊपर देखी थी, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। अब उसके नीचे मुझे ये कमांड यूज़ करनी है रीड एक्सेल, और उसके आगे मुझे पाथ उस फाइल का देना है। और पाथ को देते वक्त अगर आप गौर से देखें तो आपको जो स्लैश यूज़ हुआ है वो सिंगल स्लैश नहीं है बल्कि डबल स्लैश है। ये डबल स्लैश क्यों है? ये आर की अपनी रिक्वायरमेंट है। वो क्यों है ये आर के बनाने वाले ने यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है। तो हमने जो कमांड यूज़ करनी है उसका नाम है रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ये कमांड का नाम है। और अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखें तो यहाँ पे कंप्लीट मुझे पाथ लिखना है जहाँ पे वो फाइल मौजूद है। और पाथ लिखते वक्त जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो देखें, यहाँ पे जो स्लैश यूज़ हुआ है वो सिंगल स्लैश नहीं है बल्कि डबल स्लैश है। ये डबल स्लैश क्यों है? क्योंकि आर की अपनी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें क्यों कहने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, आर को बनाने वाले ने इसको यूं लिख दिया। अच्छा, अब इस कमांड को हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए मुझे ये देखना है कि जिस फाइल को मुझे यूज़ करना है वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। लेट्स से मैं वही जो फाइल हम हर जगह यूज़ करते आए कस्टमर डीबेस, उसी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। वो फाइल मेरे कंप्यूटर में मेरे डाउनलोड फोल्डर में मौजूद है। तो मैं उस डाउनलोड फोल्डर में जाके इस फाइल को देखूंगा कि इस फाइल की राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ क्लिक की तो ये देखें, ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने मुझे उसकी लोकेशन बता दी। इस लोकेशन को मैं यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। बाय द वे ये लोकेशन आपके कंप्यूटर पे कुछ और हो सकती है, आपने भी ये फाइल डाउनलोड की हुई है और ये डाउनलोड फोल्डर में भी हो सकती है, किसी और जगह पे भी हो सकती है। लेकिन जब आप इस तरीके से जाएंगे जहाँ पे भी ये फाइल मौजूद होगी उसकी लोकेशन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के आइकन में मौजूद होगी। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पाथ लिखा गया है, अभी फाइल का नाम नहीं लिखा गया। तो मैं यहाँ पे वही कमांड यूज़ करूँगा रीड एक्सेल और उसके बाद ब्रैकेट में कोट्स और ये कमांड लिखूँगा और यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम लिख दिया XLSX और इस कोट्स को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे चेंज करनी है, ये जितने भी स्लैश यूज़ हुए हुए हैं इनको मैंने डबल करना है। विंडोज़ में ये कन्वेंशन सिंगल स्लैश की है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ख़ासकर जब हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डबल स्लैश यूज़ करने हैं। अब मेरे पास ये कमांड मुकम्मल हो गई। इस कमांड को जो ही मैंने यूज़ किया उसने वो जो डेटा फाइल है उसको रीड किया और यहाँ पे मेरे सामने इसको रख दिया। यहाँ पे आप ये देखें कि इसने बहुत सारे वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन लिखी है और बहुत सारे वेरिएबल के सिर्फ नाम लिखे हैं। तो ये जहन में रखिएगा जबकि हम एक बहुत बड़ी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं आर में, तो आर कुछ इसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। रादर देन कि वो पूरी फाइल को शो करे,
वो सिर्फ चंद एक वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखता है और फिर उसके बाद बाकी वेरिएबल्स के सिर्फ नाम लिख देता है। इस फाइल को मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास मेरी मेमोरी में मौजूद हो। डी के नाम से मैंने इसको स्टोर कर लिया और जब मैं डी को कंप्लीट की बजाय सिर्फ फर्स्ट 5 वैल्यूज़ देखना चाहूँ, क्योंकि मैं इसके हेडर्स को देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ मौजूद होंगी। तो अब मेरे पास जितना भी एनालिसिस होगा वो सारे का सारा इसी फाइल के ऊपर होगा। जो टॉपिक मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इनको ग्राफ करना चाहता हूँ, रादर देन सिंगल वेरिएबल को मैं एक एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज़ को ग्राफ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ करता हूँ टेबल जेंडर। ये एक और कमांड मैंने आर की यूज़ की है और ये इसके आउटपुट से आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ शो कर रहा है। टेबल उस कमांड का नाम है, उस फंक्शन का नाम है, और जेंडर बेसिकली उस फाइल की वेरिएबल का नाम है। और फाइल का वेरिएबल है तो लिहाजा मुझे डी डॉलर्स और फिर जेंडर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आर को नहीं पता चलेगा कि ये जेंडर कहाँ से वेरिएबल आ गया है। तो मैंने जब यहाँ पे इसकी वैल्यू को एंटर किया तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जेंडर जो वेरिएबल है उसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक 0 है और एक 1 है। 0 की तादाद 2449 है और 1 की तादाद 2551 है। यानी ये जो टेबल की कमांड है ये मुझे इंफॉर्मेशन देगी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो सब कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी अलहदा अलहदा तादाद क्या है। इसी फाइल में एक और वेरिएबल है जिसका नाम एज कैटेगरी है। तो मैं एज कैटेगरी के नाम का वेरिएबल यूज़ करता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया, वही कमांड मैंने यूज़ की, तो इससे मुझे पता चला कि इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के नाम क्या हैं? 2, 3, 4, 5 एंड 6, और फिर उसके बाद हर कैटेगरी की तादाद कितनी है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक एग्रीगेट फंक्शन है और इसमें एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज़ हुआ हुआ है? उसका काउंट यूज़ हुआ हुआ है। अब मैं इस काउंट को ग्राफ करूंगा, रादर देन जेंडर की हर पर्टिकुलर वैल्यू को ग्राफ करने के, मैं उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ को प्लॉट करना चाहता हूं, एक 0 को और एक 1 को। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं रेगुलर बार प्लॉट के साथ और मैंने ये कमांड इशू करूं डी जेंडर, तो आर मुझे कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि ये ग्राफ मुझे क्या चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज़ ही नहीं किया। अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या है? अप्रोप्रिएट फंक्शन ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल का फंक्शन इसके आर्गुमेंट के तौर पे यूज़ करूँगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा गौर से देखने वाली है, मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन को यूज़ किया है और 2 फंक्शन को बजाय 2 अलहदा अलहदा लाइनों में लिखने के मैंने एक ही लाइन में इसको यूज़ कर लिया है। ये एक टेक्निक है आर में बहुत ज़्यादा लाइनों को एक लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जब जहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं और उनको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जब हम ये एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले ये टेबल की कमांड यूज़ होगी और टेबल की कमांड यूज़ होके ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, यानी 0 और 1 के नाम की इंफॉर्मेशन आएगी। 0 में जितनी वैल्यूज़ हैं, 1 में जितनी वैल्यूज़ हैं, उनके नाम लिखे आ जाएंगे। और जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद बार प्लॉट बनेगा और बार प्लॉट उसको प्लॉट कर देगा। अब इस प्लॉट को जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है वो 0 और 1, यानी मुझे 0 की अलहदा काउंट की बार की हाइट के तौर पे आ जाता है और 1 की अलहदा हाइट के तौर के ऊपर मेरे सामने आ जाता है। तो ये वाला प्लॉट मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो कि पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था। अच्छा, अब इस प्लॉट की भी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। प्राइमरीली ये फंक्शन वही हैं जो हमने पिछले सेशन में सीखे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनकी तादाद कैटेगराइज्ड है, ज़्यादा है एक से, तो इनकी उस फंक्शंस को जो कि उस प्लॉट को कस्टमाइजेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो जो बेसिक फंक्शन है एक्स एक्सिस का लेबल, वाई एक्सिस का लेबल, वो वही चलेंगे, एक्स लैब और वाई लैब और मेन के। लेकिन अगर मैं सपोज यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये जो 0 वाला
बार है इसको मैं लेट से रेड कलर कर दूं, और ये जो 1 वाला प्लॉट है या 1 वाला जो बार है इसको मैं ब्लू कलर कर दूं, तो उसके लिए मुझे इसी कमांड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, मैं वहाँ पे कलर की कमांड दूंगा, और यहाँ पे क्योंकि कलर दो अलहदा चीज़ों को करना है, तो अलहदा चीज़ों को मैं सबसे पहले कंबाइन करूँगा। कंबाइन करने के लिए हम सी की कमांड यूज़ करते हैं, ये हमने पहले भी यूज़ की थी। और किन चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, पहले का नाम उसमें रेड है और दूसरे का कलर जो है वो ब्लू है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम थे, तो मैंने 2 कॉलम्स को कंबाइन किया। तो अब आप देखें कि वो जो ग्राफ हमारे पास आया है वो 2 अलहदा नामों से मेरे पास आ गया, 2 अलहदा कलर्स में मेरे पास आ गया। अगर मैं एक ही कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कलर के आगे एक ही वैल्यू लिख दूंगा, जिस तरह हम पहले प्लॉट्स में करते आए हैं, और वहाँ पे सिंपल प्लॉट हो जाएगा। और अगर मुझे ज़्यादा कलर करने हैं तो फिर मैं इसको डिफरेंट नाम दे दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं ये जो एज कैटेगरी का प्लॉट है, अगर मैं इसको यूज़ करूं, उसकी कमांड कैसी होगी, बार प्लॉट, और उसके बाद मैं लिखूंगा टेबल डी एज कैट, और इसको मैंने जब प्लॉट किया तो अब ये देखें इसमें जितनी भी कैटेगरीज थी इन सब के अलहदा अलहदा प्लॉट आ गए। अब मैं अगर इनको लेट से अलहदा अलहदा नाम रखना चाहता हूँ, इनके अलहदा अलहदा कलर देना चाहता हूँ, तो तरीक़ेकार एग्जैक्टली वही है। मैं यहाँ पे COL और इसके आगे सपोज अगर मैं सिर्फ रेड लिखता हूँ तो क्या होगा, जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी बार्स हैं, उन सब का कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबको अलहदा अलहदा कलर करना चाहता हूँ तो फिर मुझे उसके लिए वही C की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे C की कमांड को कुछ यूँ करता हूँ, और आप ज़रा गेस कीजिएगा कि इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने ये 6 डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, और 6 डिफरेंट कलर का मतलब है कि ये मेरे पास 6 बार्स हैं, हर बार का अलहदा अलहदा कलर। पहले बार का कलर होगा रेड, दूसरे का रेड, तीसरे का ग्रीन, चौथे का ब्लू, फिर ब्लैक और फिर रेड। तो इस तरीके से हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे सामने एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ आपने देखने वाली है कि मैंने जो कलर लिखे थे वो 6 थे, आखिरी रेड भी लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं वो कितनी है, वो 5 है। तो आर ने खुद से वो जो आखिरी अनयूज्ड कलर है उसको यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये इस तरीके से हम ये जो मल्टीपल ग्राफ्स हैं एग्रीगेट के लिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। एक बात जो पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जब भी हम एग्रीगेट के लिए कोई प्लॉट करते हैं तो 99% ऑफ द टाइम इट इज़ द बार प्लॉट विच इज़ यूज्ड, क्योंकि एग्रीगेट को शो करने में भले वो एग्रीगेट काउंट हो जिस तरह अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया, भले वो एग्रीगेट सम हो, भले वो एग्रीगेट एवरेज हो, या कोई और फंक्शन हो, जो बार प्लॉट है वो ज़्यादा मौजू है उसको डिपिक्ट करने में। तो इसी वजह से बार प्लॉट ही यहाँ पे यूज़ होता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि अगर हमें डेटा पॉइंट्स की बजाय एग्रीगेट्स को प्लॉट करना हो, यानी उनकी मीन वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को, सम को, मिनिमम वैल्यू को या काउंट को, तो उसके लिए हम आर को कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है जो उनको यूज़ करते हुए हम उन ग्राफ्स को बनाएंगे। ज़्यादातर जो ग्राफ यहाँ पे डेवलप होते हैं वो बार प्लॉट होते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।